हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन GT3। प्रीवियस वीडियो में हम मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के 10 सेक्शन कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम रिमेनिंग सेक्शंस कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 11 से। सेक्शन 11 डील करता है पावर ऑफ एंट्री, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। एंट्री, इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर करने की शक्ति, यानी कि किसी भी प्रेमाइसेस में प्रवेश करना, उसका निरीक्षण करना, तलाशी लेना और अभिग्रहण करना, यानी कि कोई चीज़ को जब्त कर लेना, उसकी शक्ति किसके पास होगी, ये हमें सेक्शन 11 में पढ़ना है। सब सेक्शन 1 देखिए। फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, the competent authority of any person authorized by the competent authority in writing in this behalf shall have power to enter and inspect any premises within the local limits of his jurisdiction, where he has reason to believe that an offence under this act has been, is being और is likely to be committed and shall take necessary action। इस एक्ट के यानी कि मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के प्रोविजंस को इन्फोर्स करने के पर्पस के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा लिखित में ऑथराइज कोई व्यक्ति के पास पावर होगी, ये शक्ति होगी कि वो किसी प्रेमाइसिस पे या किसी परिसर में जाके या किसी बिल्डिंग में जाके प्रवेश कर सकता है और इंस्पेक्ट कर सकता है, यानी निरीक्षण कर सकता है जो उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है, जो एरिया उसके ज्यूरिसडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, जहाँ पर उसको कारण है इस बात का कि इस एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है या होने वाला है या हो सकता है और वो उसके अकॉर्डिंग नेसेसरी एक्शन ले सकता है। क्लियर? कौन ले सकता है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या तो खुद जो हमने सेक्शन 2C में पढ़ा था, या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा ऑथराइज कोई व्यक्ति तलाशी ले सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, प्रवेश कर सकता है और किसी चीज़ को जब्त कर सकता है। सब सेक्शन 2 देखिए। एवरी पर्सन इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी सच प्रेमाइसेस एज इज स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1 shall allow the competent authority or any person authorized by the competent authority in writing such access to the premises as he may require for the aforesaid purpose, and shall answer any question put to him by the competent authority or the person authorized as the case may be to the best of his knowledge and belief। तो सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन, जिसके ऑक्यूपेशन में है ऐसी प्रेमाइसेस जिसकी तलाशी लेनी है या जहाँ प्रवेश करना है या जहाँ पर कोई जब्त करना है कोई चीज़, जहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को विश्वास करने का कारण है कि इस एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस कमिट हुआ है, तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसी प्रेमाइसेस में उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ऑथराइज किसी व्यक्ति को ऐसी प्रेमाइसेस में एक्सेस करने का अलाउ करेगा और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर देगा जो क्वेश्चंस उससे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा पूछे जाएंगे। सब सेक्शन 3। एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल। क्या रैंक दी गई है यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की? नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल। or any person authorized in this behalf by competent authority may, with a view to securing compliance of the provision of section 4, 5, 6, 6A and 6B, or for satisfying himself that the provision of the said section have been complied with। यहाँ पे सेक्शन 6 भी है। तो कोई पुलिस ऑफिसर जो हेड कांस्टेबल से नीचे का रैंक का नहीं होगा या कोई ऐसा व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ऑथराइज किया है, वो सेक्शन 4, 5, 6, 6A और 6B के प्रोविजंस के कंप्लायंस को सिक्योर करने के व्यू से या खुद को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर सकता है? क्लॉज ए देखिए। स्टॉप, एंटर एंड सर्च एनी व्हीकल यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ काउ प्रोजेनी और बीफ। रोक सकता है किसी व्हीकल को, उस व्हीकल में प्रवेश कर सकता है, उसकी तलाशी ले सकता है। ऐसे व्हीकल की जो यूज़ किया जा रहा है या जिसका इंटेंशन है कि वो
काउ प्रोजनी यानी गौवंश या गौमांस के निर्यात के लिए यूज़ किया जाएगा, ऐसे व्हीकल को रोक सकता है, उसमें एंटर कर सकता है और सर्च कर सकता है। और ये अथॉरिटी किसको दी गई है? ऐसे पुलिस ऑफिसर को जो हेड कांस्टेबल की रैंक का है। लेकिन हेड कांस्टेबल से अगर कोई नीचे की रैंक का है, उसको अथॉरिटी नहीं दी गई है। या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बिहाफ पे कोई व्यक्ति स्टॉप कर सकता है व्हीकल, एंटर कर सकता है उसमें और सर्च कर सकता है। क्लॉज बी देखो, सीज और ऑथोराइज द सीजर ऑफ काउ प्रोजेनी in respect of which he suspect that any provision of section 4, 5, 6, 6A and 6B has been, is being or is about to be contravened, along with the vehicle in which such cow progeny or beef are found, and thereafter take or authorize the taking of all measures necessary for securing the protection of the cow progeny and vehicle so seized in a court and for their safe custody pending the trial. क्लॉज बी कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो हेड कांस्टेबल की रैंक तक का है या कोई व्यक्ति जिसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑथराइज किया है, वो सीज कर सकता है, काउ प्रोजनी को, गौवंश को जब्त कर सकता है। किन बेसिस पे कर सकता है? अगर उसको ऐसा संदेह है कि सेक्शन 4, 5, 6, 6A और 6B के कॉन्ट्रावेंशन में कोई एक्ट हो रहा है या होने वाला है या हो सकता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने सेक्शन 4, 5, 6, 6A एंड 6B डिटेल में आपको पढ़ाए हैं, आप जाके प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। यहाँ मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट वे में बता देती हूँ कि कौन सा सेक्शन किससे डील कर रहा है। सेक्शन 4 डील करता है गौवंश के वध का प्रतिषेध। सेक्शन 5 डील करता है गौमांस रखने और उसके ट्रांसपोर्ट करने का प्रतिषेध। सेक्शन 6 डील करता है वध के लिए गौवंश के परिवहन पर प्रतिषेध, अगर कोई वध करने के लिए गौवंश को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सेक्शन 6A डील करता है गौवंश के एक्सपोर्ट का प्रतिषेध, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आप बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के परमिशन के। और सेक्शन 6B डील करता है अगर कोई मध्य प्रदेश से होकर गौवंश का परिवहन कर रहा है, उसका भी प्रतिषेध है। तो अगर इन बेसिस पे, अगर इस सेक्शन के प्रोविज़न का कॉन्ट्रावेंशन होता हुआ अगर किसी को लग रहा है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को या किसी पुलिस ऑफिसर को, तो वो क्या कर सकता है? सीज कर सकता है काउ प्रोजनी को अलॉन्ग विद द व्हीकल, यानी कि उसके वाहन के साथ। जिस वाहन में या जिस यान में काउ प्रोजनी या गौमांस ले जाया जा रहा है। और जब ऐसे केस का ट्रायल पेंडिंग है कोर्ट में, तो काउ प्रोजनी की सेफ कस्टडी के लिए वो सभी नेसेसरी एक्शन ले सकता है। सबसेक्शन 4 देखो, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 100 ऑफ CRPC relating to search and seizure shall so far as may be applied to searches and seizures under this section। CRPC के सेक्शन 100 में जो प्रोविजंस हैं, जो लॉ हैं सर्च और सीजर से रिलेटेड, वो सभी प्रोविजंस इस सेक्शन के अंतर्गत सर्च और सीजर को अप्लाई होंगे। अब आ जाइए सबसेक्शन 5 पे। इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ सेक्शन 4, 5, 6, 6A एंड 6B, the police shall be empowered to seize the vehicle, cow progeny and beef, and the district magistrate shall confiscate such vehicle, cow progeny and beef in such manner as may be prescribed। सबसेक्शन 5 कहता है कि सेक्शन 4, 5, 6, 6A और 6B के वायलेशन के केस में पुलिस को ये पावर है कि वो व्हीकल, काउ प्रोजनी और बीफ को सीज कर सकता है, जब्त कर सकता है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस व्हीकल को, काउ प्रोजनी को और बीफ को उस मैनर में कॉन्फिस्केट कर सकता है, उसकी कुर्की कर सकता है जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाए। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 11A डील करता है अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन, कुर्की के आदेश के अगेंस्ट में अपील। सबसेक्शन 1, एनी पर्सन aggrieved by an order of confiscation under subsection 5 of section 11 may, within 30 days of the order, or if the fact of such order has not been communicated to him within 30 days of the date of knowledge of such order, prefer an appeal in writing with certified copy of the order of confiscation
accompanied by such fee and payable in such manner as may be prescribed to the divisional commissioner, hereinafter referred to as the appellate authority. सबसेक्शन 1 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अग्रीव्ड है सेक्शन 11 के सबसेक्शन 5 के ऑर्डर से, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है कॉन्फिस्केट करने का किसी व्हीकल, काउ, प्रोजनी और बीफ को, और अगर ऐसे किसी आदेश से जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट में वो आदेश पास किया है वो अग्रीव्ड है, व्यथित है इस आदेश से, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर उस ऑर्डर की तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है डिविजनल कमिश्नर को। और इन केस अगर उस व्यक्ति से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब कि उस ऑर्डर के बारे में उस व्यक्ति को पता ही नहीं है, तो जिस दिन उस आदेश के बारे में उस व्यक्ति को पता चलेगा, उसको नॉलेज में आएगा, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर अपील राइटिंग में प्रेफर की जा सकेगी। और अपील के साथ साथ उस ऑर्डर की यानी कॉन्फिस्केशन के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी और जो फ़ी होगी उसको पे किया जाएगा उस मैनर में जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाए। अब आ जाओ एक्सप्लेनेशन पे। द टाइम रिक्विसाइड for obtaining certified copy or order of confiscation shall be excluded while computing period of 30 days referred to in this subsection. एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि कॉन्फिस्केशन के ऑर्डर या सर्टिफाइड कॉपी के ऑब्टेन करने का जो टाइम है वो उन 30 दिनों में काउंट नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 2, The appellate authority referred to in subsection 1 shall on presentation of memorandum of appeal issue a notice for hearing of appeal to the officer effecting seizure and to any other person who in the opinion of the appellate authority is likely to be adversely affected by the order of confiscation and call for the record of the case. सबसेक्शन 1 में जो रेफर की गई है अपीलेट अथॉरिटी, अपील के मेमोरेंडम की प्रेजेंटेशन पर अगर अपीलेट अथॉरिटी के ओपिनियन में ये है कि जो ऑफिसर है जिसने सीज किया है वो व्हीकल या कोई अदर पर्सन है जिनके ऊपर डायरेक्टली प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कॉन्फिस्केशन के ऑर्डर का, तो वो अपील की हियरिंग के लिए नोटिस इशू कर सकेंगे और केस के रिकॉर्ड्स को मंगवा सकेंगे। प्रोविजो देखो, प्रोवाइडेड दैट नो फॉर्मल नोटिस ऑफ अपील नीड बी इशूड टू द अपीलेंट officer effecting seizure and any other person likely to be adversely affected as aforesaid, who may be informed in any other manner of date of hearing of appeal by the appellate authority. प्रोविजो ये कहता है इस सब सेक्शन का कि किसी फॉर्मल नोटिस, अपील के किसी फॉर्मल नोटिस को इशू करने की जरूरत नहीं है अपीलेंट ऑफिसर को जो सीजर को इफेक्ट कर रहा है या कोई और पर्सन जिसके ऊपर डायरेक्टली प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो वो अपीलेंट अथॉरिटी के द्वारा अपील की हियरिंग के लिए उस डेट पर अपील की हियरिंग के लिए किसी अदर मैनर में इन्फॉर्म किया जा सकता है विदाउट फॉर्मल नोटिस। सब सेक्शन 3 देखो, द अपीलेट अथॉरिटी शैल सेंड इंटीमेशन इन राइटिंग ऑफ लॉजिंग ऑफ अपील टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अपील अथॉरिटी अपील किए जाने का नोटिस, अपील किए जाने की सूचना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिटन में देगा। सबसेक्शन 4 देखो, द अपीलेट अथॉरिटी में पास सच ऑर्डर ऑफ इंटरिम नेचर फॉर custody or disposal if necessary of the subject matter of confiscation as may appear to be just or proper in the circumstances of the case. अपीलेट अथॉरिटी जो कॉन्फिस्केशन का सब्जेक्ट मैटर है उसकी कस्टडी या उसके डिस्पोजल यदि आवश्यक हो तो ऐसे कस्टडी या डिस्पोजल के लिए इंटरिम नेचर में यानी अंतरिम स्वरूप के ऐसे ऑर्डर पास कर सकेगा जैसे कि उस केस के सर्कमस्टेंसेस में न्याय संगत या उचित हो। सब सेक्शन 5 देखो, द अपीलेट अथॉरिटी हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द केस और द कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व्ड may permit parties to the appeal to be presented by their respective legal practitioner. सबसेक्शन 5 कहता है कि अपीलेट अथॉरिटी केस के नेचर या उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं यानी जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपील की पार्टीज़ को, दोनों पक्षकारों को उनका रिप्रेजेंटेशन यानी उनका प्रतिनिधित्व
उनके अपने अपने लीगल प्रैक्टिशनर द्वारा किए जाने की परमिशन दे सकेगा। यानी कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अपनी चॉइस का लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंट कर सकते हैं। सब सेक्शन 6 देखो, ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द अपील और ऑन सच डेट टू विच द हियरिंग मे बी एडजर्न्ड, the appellate authority shall pursue the record and hear the parties to the appeal if present in person or through any agent duly authorized in writing or through a legal practitioner, and shall thereafter proceed to pass an order of confirmation, reversal or modification of order of confiscation। सबसेक्शन 6 कहता है कि अपील की सुनवाई के लिए जो डेट फिक्स की गई है या ऐसी डेट जिसको कि सुनवाई एडजर्न की जा सकती है, अपीलेट अथॉरिटी रिकॉर्ड को परस्यू करेगा और अपील के पक्षकारों की यदि वे स्वयं उपस्थित हों लिखित में या लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा सुनवाई करेगा और उसके बाद कॉन्फिस्केशन के ऑर्डर की पुष्टि करने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए, उसे रिवर्स करने के लिए या उसको मॉडिफाई करने का आदेश पारित करने के लिए प्रोसीड कर सकेगा। अब देखो प्रोविजो इसका, प्रोवाइडेड दैट बिफोर पासिंग एनी फाइनल ऑर्डर द अपीलेट अथॉरिटी में, इफ इट इज कंसीडर्ड नेसेसरी for proper decision of appeal, make further inquiry itself or cause it to be made by the district collector, and may also allow parties to file affidavits for asserting or refuting any fact that may arise for consideration, and may allow proof of facts by affidavits। लेकिन कोई फाइनल ऑर्डर पास करने के पहले यदि अपील के प्रॉपर डिसीजन के लिए यह आवश्यक समझा जाए तो अपीलेट अथॉरिटी आगे की जो इंक्वायरी है या तो वो खुद कर सकेगा या किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से करवा सकेगा, और ऐसे किसी फैक्ट को एसर्टेन करने के लिए या रिफ्यूट करने के लिए, यानी कि उनको निश्चित करने के लिए या उनका खंडन करने के लिए पक्षकारों को एफिडेविट फाइल करने के लिए भी परमिशन दे सकेगा और फैक्ट्स के सबूत एफिडेविट द्वारा दिए जाने की परमिशन दे सकेगा। सब सेक्शन 7 देखो, The appellate authority may also pass such order of consequential nature as it may deem necessary। appellate authority जो है वो consequential nature के ऐसे ऑर्डर पास कर सकती है जो वो ठीक समझे। सब सेक्शन 8 देखो, copy of final order or of order of consequential nature shall be sent to district collector for compliance or for passing any appropriate order in conformity with the order of the appellate authority। फाइनल ऑर्डर या कॉन्सिक्वेंशियल नेचर के ऑर्डर की कॉपी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजी जाएगी एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करने के लिए। अब आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 11B, जो कि डील करता है रिवीजन बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, यानी अपीलेट अथॉरिटी के आदेश के अगेंस्ट में सेशन कोर्ट के सामने रिवीजन। Any party to the appeal aggrieved by final order or by order of consequential nature passed by the appellate authority may within 30 days of the order sought to be impugned submit an application for revision to the court of session within the session division whereof the headquarters of the appellate authority are situate। Section 11B कहता है कि कोई व्यक्ति जो कि अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा पास किए गए किसी कॉन्सिक्वेंशियल नेचर के आदेश से या फाइनल आदेश से व्यथित है, अग्रीव्ड है, तो वो क्या कर सकता है, 30 दिन के अंदर अंदर उस ऑर्डर को रद्द करवाने के लिए रिवीजन करवा सकता है। किसके समक्ष करवाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष, जिसके सेशन डिवीजन में अपीलेट अथॉरिटी का जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन। In computing the period of 30 days under this section, the time requisite for obtaining certified copy of order of appellate authority shall be excluded। तो यहाँ पे जो टाइम लिमिट दी गई है ना 30 दिन की, तो 30 दिन में जो टाइम अपीलेट अथॉरिटी के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करने में लगेगा वो टाइम इन 30 दिनों में काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन देखो, सेक्शन 12 डील करता है रिहेबिलिटेशन से, यानी पुनर्वास से। रिहेबिलिटेशन मीन्स होता है एक इस तरीके की थेरेपी दी जाती है, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं
वहाँ पे ऐसी थेरेपी दी जाती है जहाँ पे जो व्यक्ति है वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके, रीगेन कर सके। तो देखिए सेक्शन 12 में, स्टेट गवर्नमेंट शेल आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस एक्ट मेक रूल्स फॉर इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन ऑफ सच पर्सन इफ एनी टू बी डायरेक्टली अफेक्टेड। स्टेट गवर्नमेंट इस एक्ट के इन्फोर्स में आने के बाद ऐसे व्यक्ति जो कि डायरेक्टली अफेक्टेड हैं उनके इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन के लिए, आर्थिक पुनर्वास के लिए रूल्स बना सकेगी। सेक्शन 12A डील करता है मेंटेनेंस ऑफ सीज्ड काउ प्रोजनी। जो काउ प्रोजनी गौवंश है जो सीज कर लिया गया है उनका मेंटेनेंस। द स्टेट गवर्नमेंट शेल टेक नेसेसरी एक्शन फॉर द पर्पज ऑफ फीडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सीज्ड काउ प्रोजनी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सीज्ड काउ के, जो काऊ प्रोजनी को जब्त कर लिया गया है, उनके मेंटेनेंस ऑफ फीड के लिए, उनके भरण पोषण और खिलाने पिलाने के पर्पस के लिए नेसेसरी एक्शन लेगी जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाए। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। सेक्शन 13 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ऐसे एक्शंस जो गुड फेथ में लिए गए हैं उनका प्रोटेक्शन भी आपको इस एक्ट के अंतर्गत मिल जाता है। No suit, prosecution or other legal proceeding shall be instituted against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this act or the rules made thereunder। कोई भी सूट या वाद, प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन या अदर लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी विधिक कार्यवाहियाँ किसी ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं इंस्टीट्यूट की जाएंगी जिसमें उस व्यक्ति ने कोई ऐसा एक्ट किया है जो गुड फेथ में किया गया है। यहाँ पर उसे गुड फेथ का लाभ मिल जाएगा। और गुड फेथ कहाँ दिया गया है? सेक्शन 52 IPC। सेक्शन 13A डील करता है बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन एक्यूज्ड। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? तो वो होगा एक्यूज्ड पे, साबित करने का भार। Where any person is prosecuted for an offence under the provision of this act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provision of this act shall be on him. If the prosecution is in a position to produce the prima facie evidence against him at the first instance, जहाँ किसी व्यक्ति को इस एक्ट के अंतर्गत किसी अपराध के लिए प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उसका अभियोजन किया जा रहा है, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि उसने वो अपराध नहीं किया है वो किस पर होगा? एक्यूज्ड पर होगा, यानी जिसके अगेंस्ट में वाद लाया गया है। यदि प्रोसिक्यूशन जो है फर्स्ट इंस्टेंस में यानी पहली बार में प्राइमा फेसी एविडेंस उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस कर देता है। नेक्स्ट सेक्शन देखो, सेक्शन 14 डील करता है ऑफिसर्स एक्साइजिंग पावर्स अंडर दिस एक्ट डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट। इस एक्ट के अधीन जो पावर्स दी गई हैं ऑफिसर्स को, तो वो जो ऑफिसर्स होंगे वो क्या माने जाएंगे? पब्लिक सर्वेंट। ऑल कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, वेटरिनरी ऑफिसर एंड अदर पर्सन्स एक्साइजिंग powers under this act shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 IPC। सभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वेटरिनरी ऑफिसर यानी पशु चिकित्सा अधिकारी, और वो सभी व्यक्ति जो इस एक्ट के अंतर्गत पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी शक्तियाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो इस एक्ट के अंतर्गत पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करेंगे जो सेक्शन 21 IPC में दी गई है। नेक्स्ट सेक्शन देखो, सेक्शन 15 एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट। इस एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effected by virtue of any law other than this act। जहाँ किसी अदर लॉ में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा प्रोविज़न है जो इस एक्ट का यानी मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम से इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, वहाँ पर ये वाला एक्ट ओवरराइडिंग इफेक्ट में आ जाएगा। सेक्शन 16 डील करता है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी। अब डिफ़िकल्टी रिमूव करने की शक्ति किसके पास है? If any difficulty arises in giving effect to the provision of this act, the state government may make such provision or give such direction not inconsistent with the provision of this act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty। यदि इस एक्ट के प्रोविजंस
को इफ़ेक्ट करने में कोई डिफ़िकल्टी अराइज होती है तो स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो ऐसे प्रोविज़न्स या ऐसे डायरेक्शन दे सकती है जो इस एक्ट से इनकंसिस्टेंट ना हो, असंगत ना हो। यानी इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही कुछ ऐसे रूल्स और ऐसे डायरेक्शन दे सकेगी जैसा कि डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए ज़रूरी हो। नेक्स्ट सेक्शन देखो, सेक्शन 17 डील करता है पावर टू मेक रूल्स। अब नियम बनाने की शक्ति किसके पास है इस एक्ट के अंतर्गत? तो द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है ना ये, मध्य प्रदेश, तो स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स for carrying out the provision of this act which shall have effect from the date of its publication or from such other date as may be specified in this behalf। स्टेट गवर्नमेंट को ये शक्ति होगी कि वो इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए नियम बना सकती है और ऐसे नियम उस तारीख से लागू हो जाएंगे जिस दिन नोटिफिकेशन का पब्लिकेशन हो जाएगा या उस ऐसी तारीख को जो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई की जाएगी। सबसेक्शन 2 देखो, द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट शैल एज सून एज पॉसिबल आफ्टर दे आर पब्लिश्ड बी लेड ऑन द टेबल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये स्टेट का एक्ट है तो जब रूल बन जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखे जाएंगे। अब आ जाते हैं लास्ट सेक्शन पे इस एक्ट के, जो कि डील करता है सेक्शन 18 रिपील एंड सेविंग से। द मध्य प्रदेश गौवंशवध प्रतिषेध अध्यादेश 2004 इज हियर बाय रिपील्ड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 यहाँ पर मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध जो अध्यादेश पारित हुआ था 2004 में वो रिपील होता है, उसका निरसन किया जाता है। अब देख लो प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट द रिपील शैल नॉट इफेक्ट। ये ऐसे निरसन का किन बातों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? इन 3 बातों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला, द प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ सो रिपील्ड और एनीथिंग डन और सफर्ड देयर अंडर। जहाँ पर इस अध्यादेश के अकॉर्डिंग कोई प्रीवियस ऑपरेशन किया गया है किसी लॉ का या कोई और चीज़ जो की गई थी अकॉर्डिंग अध्यादेश, तो इस एक्ट का उस एक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेकंड, एनी पेनल्टी फॉरफीचर और पनिशमेंट इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट एनी लॉ सो रिपील्ड। यदि कोई पनिशमेंट दी गई थी या किसी प्रॉपर्टी का फॉरफीचर किया गया था या कोई पेनल्टी इम्पोज की गई थी किसी व्यक्ति पे अकॉर्डिंग टू अध्यादेश ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग, तो इस एक्ट का ऐसे पेनल्टी फॉरफीचर और पनिशमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थर्ड देखो, एनी इन्वेस्टिगेशन लीगल प्रोसीडिंग और रेमेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेनल्टी फॉरफीचर और पनिशमेंट एज अफोरसेड। यदि कोई पेनल्टी फॉरफीचर और पनिशमेंट को लेके कोई इन्वेस्टिगेशन की गई थी, लीगल प्रोसीडिंग की गई थी या कोई रेमेडी दी गई थी मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अध्यादेश के अकॉर्डिंग, तो इस एक्ट का उस अध्यादेश के द्वारा की गई इन बातों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड सच एनी इन्वेस्टिगेशन, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this act had not been passed। और ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग या रेमेडी इंस्टीट्यूट की जा सकती है, कंटिन्यू की जा सकती है या इन्फोर्स में लाई जा सकती है, और ऐसी पेनल्टी, फॉरफीचर या पनिशमेंट जो उस अध्यादेश के अकॉर्डिंग दी गई थी वो उसी तरीके से इम्पोज की जाएगी मानो ये एक्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो पास ही ना हुआ हो। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये एक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। MPADPO में कुछ नए सब्जेक्ट्स जोड़े गए हैं, टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं पर हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं इस चैनल पे जिससे कि आपको हेल्प हो सके पढ़ाई में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।